राष्ट्रवाद ये वो शब्द है जो हर जगह सुनने को मिलता है। अक्सर किसी के मुंह से धीरे से ये भी सुनने को मिलता है, ये गलत है। लेकिन जैसे हम इंसान जो भी करते हैं, ये भी कुछ ज्यादा ही उलझा हुआ है। असल में राष्ट्रवाद उस भावना की तरह है जो आपको ओलंपिक में तब महसूस होती है जब आपका देश मेडल जीतता है। बस सोचिए कि ये एहसास पूरे साल रहता है। यह आपके देश, उसके लोगों, उसकी संस्कृति, उसकी भाषा, सब कुछ पर गर्व है। अब थोड़ा सा राष्ट्रीय गौरव, ये एक अच्छी बात हो सकती है। ये लोगों को एक साथ ला सकता है, उन्हें अपने समुदायों की परवाह कर सकता है और कुछ बहुत ही बढ़िया कला और संगीत को प्रेरित भी कर सकता है। जरा सोचो, थोड़े से राष्ट्रीय गौरव के बिना हमारे पास ओलंपिक, दी स्टार स्पैंगल्ड बैनर या फिर बियर के वो बहुत ही देशभक्ति वाले विज्ञापन भी नहीं होते। समस्या ये है, जैसा कि ज्यादातर चीजों के साथ होता है, इसका बहुत ज्यादा होना खतरनाक हो सकता है। कल्पना कीजिए कि आपका पड़ोसी हर सुबह 6 बजे दी स्टार स्पैंगल्ड बैनर बजाता है। जरूर पहले कुछ बार मजेदार हो सकता है, लेकिन कुछ समय बाद आप शायद वहां से जाना चाहेंगे। संक्षेप में राष्ट्रवाद यही है, थोड़ा सा रोमांचक हो सकता है लेकिन बहुत ज्यादा, और आपको समस्या हो गई। और यार, 19वीं सदी में यूरोप को एक समस्या थी। तो 1800 के यूरोप की तस्वीर देखिए। यह वो यूरोप नहीं है जिसे हम आज जानते हैं और प्यार करते हैं, या कम से कम बर्दाश्त करते हैं। साफ सुथरे छोटे देशों को स्पष्ट रूप से खींची गई सीमाओं के साथ भूल जाइए। नहीं, उस समय यूरोप शाही परिवारों, साम्राज्यों और द बैचलर के एक सीजन से भी ज्यादा उलझे हुए गठबंधनों द्वारा एक साथ सिले हुए चिथड़े की रजाई जैसा था। आपके पास राज्य थे, रियासतें थीं, रजवाड़े थे। यह एक गड़बड़ थी, और इस गड़बड़ में रहने वाले लोग, खैर, वे बिल्कुल आराम से कैपुचिनो की चुस्कियां लेते हुए और अस्तित्ववाद के बारे में बात नहीं कर रहे थे। वे अक्सर भाषा, संस्कृति और धर्म से विभाजित थे, और मामले को बदतर बनाने के लिए उन पर अक्सर ऐसे राजाओं का शासन था जो वास्तव में उनकी जरूरतों या आकांक्षाओं की परवाह नहीं करते थे। यह आपदा का कारण था, और बहुत देर तक माइक्रोवेव में रखे गए बरीटो की तरह चीजें गड़बड़ होने वाली थीं, बहुत गड़बड़। फ्रांसीसी क्रांति का प्रवेश। अब फ्रांसीसी कई चीजों के लिए जाने जाते हैं। उनके पनीर, उनकी शराब, फ्रेंच बोलने की कोशिश कर रहे पर्यटकों के दिलों में डर पैदा करने की उनकी क्षमता। लेकिन 1700 के दशक के अंत में वे किसी और चीज के लिए जाने लगे, एक क्रांति शुरू करने के लिए जो यूरोप को हमेशा के लिए बदल देगी। फ्रांसीसी अपने राजतंत्र, अपने अधिकारों की कमी से तंग आ चुके थे और पूरी उन्हें केक खाने दो वाली स्थिति से। इसलिए उन्होंने वही किया जो लोगों का कोई भी समझदार समूह करता। उन्होंने कुछ सिर काट दिया और घोषित किया, लिबर्टी, इगैलिटी, फ्रेटर्निटी। अब फ्रांसीसी क्रांति केवल क्रोइसैन और गिलोटिन के बारे में नहीं, यह उस क्रांतिकारी विचार के बारे में था कि सत्ता लोगों के पास होनी चाहिए, न कि किसी राजा या रानी के पास। और अंदाजा लगाइए क्या, पूरे यूरोप के लोग ध्यान देने लगे। वे ऐसे थे, 1 मिनट रुको, फ्रांसीसी अपने राजा को भगा सकते हैं, शायद हम भी कर सकते हैं। और इस प्रकार राष्ट्रवाद के बीज बोए गए। भाग 4। छोटे टुकड़ों से बड़े देशों तक जर्मनी और इटली एक साथ आते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फ्रांसीसी क्रांति ने हलचल मचा दी थी और पूरे यूरोप में लोग सोचने लगे थे, अरे शायद हमें हम होना चाहिए, न कि उनका झुंड। यह भावना जर्मनी और इटली जैसी जगहों पर विशेष रूप से मजबूत थी, जो अभी तक देश नहीं थे बल्कि छोटे राज्यों का एक समूह थे। उन किशोरों के समूह की तरह जिन्होंने अभी तक यह पता नहीं लगाया है कि अलग अलग गैरेज में अपने वाद्य यंत्र बजाने के बजाय एक बैंड बनाना बेहतर होगा। जर्मनी में ऑटो वॉन बिस्मार्क नाम का एक दोस्त, एक मास्टर राजनीतिज्ञ, जो फ्रैंक अंडरवुड को एक गाना बजाने वालों जैसा दिखाता है, अच्छी तरह से नियोजित युद्धों की एक श्रृंखला और कुछ बहुत ही प्रेरक भाषणों के माध्यम से विभिन्न जर्मन राज्यों को एकजुट करने में कामयाब रहा। इसे टेट्रिस के एक राजनीतिक खेल की तरह समझें, लेकिन ब्लॉकों के बजाय ये सॉसेज और बियर हॉल है। इस बीच इटली में ग्यूसेप गैरिबाल्डी नाम का एक तेज तर्रार क्रांतिकारी, जिसकी दाढ़ी वास्तव में बहुत बढ़िया थी, इतालवी प्रायद्वीप को एकजुट करने में व्यस्त था। गैरिबाल्डी और उनके रेड शर्ट्स का बैंड, जो मूल रूप से एक रॉक बैंड का 19वीं सदी का संस्करण थे, ने पूरे इटली में अपना रास्ता बनाया, अंततः देश को एकजुट किया। यह गड़बड़ था, यह नाटकीय था, और इसमें इतालवी में बहुत चिल्लाना शामिल था। मूल रूप से आपका विशिष्ट इतालवी परिवार का पुनर्मिलन। भाग 5। राष्ट्रवाद, वो तोहफा जो देता रहता है, अच्छे या बुरे के लिए। तो 19वीं सदी के अंत तक
राष्ट्रवाद ने यूरोप के नक्शे को बदल दिया था। जर्मनी और इटली जैसे देशों का जन्म हुआ और पुराना क्रम चला गया था, लेकिन राख से उठते हुए फीनिक्स की तरह राष्ट्रवाद बना रहा। और उस फीनिक्स की तरह ही यह सुंदर और विनाशकारी दोनों हो सकता है। एक तरफ राष्ट्रवाद ने हमें साझा पहचान, अपनेपन का एहसास दिया। इसने लोगों को अपने देशों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया, ऐसी कला और संगीत बनाने के लिए जिसने उनकी संस्कृतियों का जश्न मनाया। लेकिन दूसरी ओर इसने दुनिया के कुछ सबसे भयावह संघर्षों के बीज भी बोए।